हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे। तो एग्जाम के लिए बहुत ही टाइम बचा है और इस वीडियो में हम डीएलएड कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और डेट और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही कम समय में टॉपिक की रिवीजन कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला है, संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हम लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पहला टॉपिक था प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रतिबद्धताएं। तो इसमें है जो हमारा संविधान था, संविधान के कुछ अनुच्छेद के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारा जो संविधान था ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, परंतु कुछ अनुच्छेद उसी टाइम लागू कर दिए गए थे और 26 जनवरी 1950 को बचे हुए अनुच्छेद लागू हुए थे। तो इस अनुच्छेद को पढ़ना है। जैसे अनुच्छेद 14 है हमारा विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, परंतु इसमें भी कुछ छूट दी गई है राज्यपाल और राष्ट्रपति को। हमारा अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो इसमें जो है सभी को समान अवसर का अधिकार दिया गया है, चाहे वह किसी भी कास्ट का दिया गया हो, किसी भी कास्ट का हो, तो सभी को समान अवसर की बात किया गया है। तो देखिए हमारे पास इसके बाद अनुच्छेद 14 याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 क्या है और अनुच्छेद 21 जो हमारा है मौलिक अधिकार में निहित है। इसमें जो है राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा। ओके, अब इसके बाद अनुच्छेद 28 आता है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे संस्थान जिसमें राज्य फंडिंग करता है, राज्य सरकार करती है, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 है कि अल्पसंख्यकों का भाषा एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। हमारा जो है अनुच्छेद 29 का फर्स्ट में कहा गया है। और अनुच्छेद 29 के 2 में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में बिना धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव को किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा, चाहे बालक किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो। ठीक है, समझ में आया, और किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो। तो इसके बाद हमारा अनुच्छेद 29 का फर्स्ट याद रखिएगा कि इसमें भाषा एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार था। 29 के 2 में जो है जो विद्यालय में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा। अब अनुच्छेद 30 आता है। इसमें जो है अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान खोलने, उसका संचालन कर सकते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, अब अनुच्छेद 45 डीपीएसपी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। इसमें जो है संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंतर्गत 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा। कौन कराएगा? राज्य कराएगा। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुच्छेद 46 जो है यह राज्य दुर्बल वर्गों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, दुर्बल वर्गों को ध्यान में रखेगा मतलब क्या है? इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वह अनुसूचित जनजाति के मतलब दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखेगा। अब इसके बाद हमारे पास है अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद 24 याद रखिए, ये श्रम निषिद्ध किया गया है। ठीक है, इसमें जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने की अनुमति नहीं है, श्रम निषेध है। और अनुच्छेद 51 का है कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अनुच्छेद 343 है कि संघ की राजभाषा हिंदी है। और 350 में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाएगी वह मातृभाषा में दी जाएगी। ठीक है, इन्हें कुछ अनुच्छेद को देख लीजिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और आएंगे भी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं राइट टू चिल्ड्रन, बाल अधिकार। जो बाल अधिकार है यह संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 20 नवंबर 1949 को घोषणा किया था और भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में इसे स्वीकारा था। इसमें बाल अधिकारों के बारे में बात किया गया है, जैसे जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण एवं राष्ट्रीयता प्रदान करने का अधिकार, और इसके बाद प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता तथा नाम बनाए रखने का अधिकार, बच्चों को माता पिता के इच्छा के विरुद्ध अलग न करना, माता पिता परिवार पुनः एकीकृत रखने का अधिकार, बच्चों क्रय विक्रय, अपहरण और व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाएगा, बच्चों को नशीले द्रव्यों से बचाना, जहाँ गोद देने की प्रथा वहाँ बच्चों के हित को ध्यान में रखना, लैंगिक शोषण से बचाना, ये जो है बाल अधिकार है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और 15 वर्ष सशस्त्र संघ या युद्ध में 15 वर्ष की कम आयु के बच्चों को भाग लेने से सेना में भर्ती पर निषेध है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय बाल नीति है, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी है, 22 अगस्त 1974 को आया था। ठीक है, कब आया था? 22 अगस्त 1974 में आया था राष्ट्रीय बाल नीति। इसमें कहा गया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा, राज्य बालिकाओं को पोषण कार्यक्रम चलाएगा, राज्य
14 वर्ष की आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं है। बालकों को माता पिता से अलग नहीं रखा जाए जब तक कि वह जीवन यापन नहीं कर लेते। ये राष्ट्रीय बाल नीति है। राज्यों को मादक पदार्थों के सेवन, उत्पाद तथा व्यापार से बच्चों को बचाना। ठीक। अब इसके बाद याद रखिएगा कि अनुच्छेद 23 में क्या है, बालात श्रम, यानी कि इसके अनुसार मानव का व्यापार एवं बेगार, व्यापार एवं बेगार मतलब जबरदस्ती कार्य दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव का व्यापार एवं बेगार दंडनीय अपराध है। तो बेगार है क्या है, जबरदस्ती कार्य है। ठीक है। अनुच्छेद 24 है बाल श्रम। 14 वर्ष तक की कम आयु के बच्चों को श्रम करना, कारखानों आदि में कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है। ठीक है। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगा सकते हैं। अब इसके बाद RT 2009 पढ़ लेते हैं। यह जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसमें कुछ RT राइट टू एजुकेशन के बारे में बात किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह जो है 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था और 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार राज्यपत्र प्रकाशित हुआ। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू हुआ, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसमें जो है RT में 7 अध्याय 38 खंड हैं और इसमें जो खंड 2 है, इसमें 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। पहला है कि अनुदान प्राप्त स्कूल, बिना अनुदान प्राप्त के स्कूल, विशिष्ट श्रेणी के स्कूल और निजी स्कूल। ठीक है। तो 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। विशिष्ट श्रेणी को स्कूल जैसे नवोदय हो गया, जवाहर हो गया, ऐसे विशेष श्रेणी को स्कूल आ गए हैं जिसमें राज्य फंडिंग करता है। ठीक है। और जिसमें नहीं करता है, एक विशेष श्रेणी को देकर प्राइवेट स्कूल। ठीक है। 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। तो चलिए अब देखिए जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को, कब 42वें संविधान संशोधन 1976 को शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसे याद रख लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। कि 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अब इसके बाद हम स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा को देख लेते हैं। देखिए जो स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, उस समय जो है व्यापार करते समय उन्होंने धर्म का प्रचार भी करना जरूरी समझा था और उसने धर्म प्रचार करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया था। इसके लिए उन्होंने मिशनरियों को इंग्लैंड से बुलाया था। तो मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए शिक्षा का सहारा लिया था और इन्होंने 1729 ईस्वी में कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में स्कूलों की स्थापना हुई। देखिए जो हमारा एक कॉलेज है कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना जो है 1781 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने वारेन हेस्टिंग ने किया था। इसमें जो है सिर्फ मुसलमानों को बच्चों की शिक्षा दी जाती थी। और बनारस संस्कृत कॉलेज जो है 1791 में जोनाथन डंकन ने बनाया था। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी, लॉर्ड विलियम ने बनाया। और संस्कृत कॉलेज 1821 ईस्वी में एल्फिंस्टन ने बनाया था। ठीक है। अब चार्ल्स ग्रांट का शैक्षिक प्रयास देख लेते हैं। चार्ल्स ग्रांट का मानना था कि अज्ञानता का विनाश करना है तो एकमात्र उपाय शिक्षा है। चार्ल्स ग्रांट को जो है आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने भारत में विदेशी पौधों को रोपने का कार्य किया था। इन्होंने 5 सूत्री योजना प्रस्तुत किया था। ठीक है। और इन्होंने पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान पर का प्रचार प्रसार किया। पाश्चात्य ज्ञान यानी कि यूरोपीय साहित्य का जो है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना, मतलब अंग्रेजी साहित्य का प्रचार किया था। जो हमारा यहाँ पर चार्ल्स ग्रांट का 5 सूत्री योजना जो दिया था कि, तो इन्होंने जो 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की थी। आपको पता है कि भारत में विद्यालय खोला जाए पहला, दूसरा विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी साहित्य का प्रचार किया जाए और जो है ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए और पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है। तो इन्होंने 5 सूत्री योजना प्रस्तुत किया था। ये 5 सूत्री योजना आपको मैंने डिस्कस किया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 1813 की चार्टर्ड एक्ट 1813 पढ़ लेते हैं। इसमें जो है भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान के लिए 1 लाख रुपये धनराशि निर्धारित की गया था और यह धनराशि जो है किस पर खर्च हो, इसके लिए प्राच्य पश्चात 2 विचारधाराएं आई। प्राच्य विचारधारा मानना था कि भारतीय साहित्य मातृभाषा में हो और पश्चात साहित्य मानता था कि यूरोपीय ज्ञान और सभ्यता का प्रचार अंग्रेजी माध्यम से हो। ठीक है। मातृभाषा अंग्रेजी माध्यम से दोनों टक्कर में है। और इसके बाद जो है देखिए आज्ञा पत्र जो होता है हर 20 साल बाद आता है। ठीक है। तो 20 साल ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो 33 में जो है ब्रिटिश सरकार भारत में मंद प्रगति से असंतुष्ट थी, इसलिए शिक्षा अनुदान 1 लाख से 10 लाख कर दिया गया है और भेदभाव खत्म कर दिया गया। इसमें क्या था ना कि जो पद थे वह सिर्फ जाति को देखकर रखे गए थे। इसमें जो है 1813 के पत्र में सभी भेदभाव को खत्म कर दिया गया। कोई भी कास्ट का हो किसी भी पद पर बैठ सकता है। और जो 1813 का जो आज्ञा पत्र था, इसमें जो लॉर्ड मैकाले को सदस्य काउंसिलिंग में जो है प्रथम कानूनी सदस्य बना दिया गया था। और लॉर्ड मैकाले की अपनी शिक्षा नीति में कहा था कि इन्होंने अपनी शिक्षा नीति 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सौंपा। ठीक है। इन्होंने जो ये लॉर्ड मैकाले था यह पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक था। इन्होंने जो है प्राच्य पश्चात विवाद को खत्म किया था और इन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, वह अपनी इच्छा अनुसार 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं।
और साहित्य शब्द तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य से है, न कि अरबी फारसी साहित्य से है। और भारतीय विद्वान का तात्पर्य ऐसे विद्वान से है जो जॉन लॉक और मिंटल की कविताओं से परिचित हो और इन्होंने देसी भाषाओं को अनुप्रयुक्त माना था, अभिष्ट और गौरव बताया था। ठीक है, यानी देसी भाषाओं की निंदा की थी और अंग्रेजी का नवजागरण का सिर्फ एकमात्र साधन बताया था। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी साहित्य की श्रेष्ठता की और इसे भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, किसे, मैकाले को। और इन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर दिया। ठीक है, ये समाप्त जो अस्थायी रूप से हुआ था, भारतीय भाषाओं का अपमान किया। मैकाले जो है यह भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जिससे वर्ग एवं रक्त से भारतीय हों, जो रक्त एवं वर्ग से भारतीय हों परंतु नैतिक आदर्श एवं रुचियों से अंग्रेज हों। और इन्होंने निष्पंदन का सिद्धांत दिया था कि शिक्षा केवल उच्च वर्गों को दी जाए और स्वतः ही निम्न वर्गों तक चली आएगी। और मैकाले का दीर्घकालीन प्रभाव में भारतीयों ने अपना पाश्चात्य सभ्यता यानी कि यूरोपीय साहित्य में अपनी रुचि दिखाई और भारत में अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय एवं महाविद्यालय खुलना प्रारंभ हो गए। अब इसके बाद जो है बैटिंग की शिक्षा नीति आई। ठीक है, जो लॉर्ड मैकाले थे यह 2 फरवरी 1835 में अपना परामर्श जो है विलियम बेंटिक को सौंपा था। ठीक है, तो इसके बाद जो है विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति आई थी। मैकाले के विवरण पत्र से सहमत होकर जो बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति बनाई, जिसे बेंटिक की शिक्षा नीति कहते हैं। इन्होंने प्राच्य विद्यालय को भंग न करना यानी कि पाश्चात्य विवाद में अपना मत दिए थे। प्राच्य भाषाओं में पुस्तक न छापना, प्राच्य भाषा का मतलब होगा भारतीय साहित्य की बात हो रही है। शिक्षा के स्वीकृत राशि यूरोपीय साहित्य पर खर्च, मतलब यूरोपीय साहित्य पर जो शिक्षा पर धनराशि है यह यूरोपीय साहित्य पर खर्च किया जाए। इसके बाद हमारा आता है ऑकलैंड का घोषणा पत्र जो 1839 में आया था। यह जस्ट इसके समर्थक का उल्टा था। यह प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर दिया था। जो हमारा मैकाले का विवरण पत्र था यह प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर दिया था परंतु अस्थायी रूप से किया था। यहाँ पर ऑकलैंड का जो घोषणा पत्र था 1839 ईस्वी का, यह पूर्णतः प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर दिया। प्राच्यवादियों की शिक्षा पर धनराशि में वृद्धि की गई। संस्कृत व अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद बची धनराशि अंग्रेजी साहित्य पर खर्च किया जाता था। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा वुड्स का घोषणा पत्र 1834। देखिए, आज्ञा पत्र तो हर 20 साल में आता है, तो 1833 के बाद 20 जोड़ेंगे तो 1853 आ जाएगा। तो 1853 में आज्ञा पत्र आना था परंतु उसकी समीक्षा के लिए वुड्स का घोषणा पत्र आया था। यह 19 जुलाई 1854 में आया था। इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा अंग्रेजी व देसी भाषाओं में की जाए। वुड्स घोषणा पत्र में कहा गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है यह देसी भाषाओं अंग्रेजी व देसी भाषाओं में की जाए। पाश्चात्यवादी समर्थक थे यानी कि यूरोपीय साहित्य का प्रचार प्रसार अंग्रेजी माध्यम से कर रहे थे और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया। व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन किया गया। देखिए यहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा को स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन किया गया परंतु इसे व्यवसायिक शिक्षा मतलब इसे स्वामी भक्त बनाना था, नौकर बनाना था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। और इसके बाद इन्होंने छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया था। मैकाले ने छनाई का सिद्धांत दिया था कि शिक्षा केवल उच्च वर्गों के लिए हो, वह स्वतः ही निम्न वर्गों तो चला जाएगा, परंतु उच्च घोषणा पत्र में इसे अस्वीकार कर लिया गया। ठीक है, फिर भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था किया था उच्च घोषणा उर्स के घोषणा पत्र में। जहाँ इन्होंने भारतीय साहित्य की निंदा की थी वहीं तारीफ भी की थी। ठीक है, तभी इन्होंने भारतीय भाषाओं में पुस्तकों छापने की बात की। फिर भारतीय भाषाओं का प्रोत्साहन आंसू पोंछने के बराबर किया था। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं की तो इन्होंने निंदा की थी, गवारों बताया था जो मैकाले ने, आगे आएगा। और इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की नीति दोषपूर्ण बताई। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारे पास हंटर कमीशन जो है 2 फरवरी 1882 में आता है। ठीक, और इसे जो है लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में 1880 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसमें 30 सदस्य थे जिसमें 7 भारतीय थे और अध्यक्षता के रूप में हंटर थे, इसलिए इसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। यह जो है 1854 के उस घोषणा पत्र को अस्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 1854 के घोषणा पत्र को स्वीकार तो कर लिया गया था परंतु इसे व्यवहारिक रूप में नहीं लाया गया था। ठीक है, सरकार इसे व्यवहारिक रूप में नहीं ला पाई, इसलिए व्यवहारिक रूप में लाने के लिए कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक व देसी भाषा में हो, राजकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा न दी जाए। इन्होंने जो हंटर कमीशन था यह भी वुड्स घोषणा पत्र की पुनरावृत्ति किया था। जो वुड्स घोषणा पत्र में लिखा गया था वही इन्होंने भी दोहराया था। और हंटर का मत था कि देसी पाठशालाएँ राष्ट्रीय प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती हैं। ठीक है, क्या कहा था कि देसी पाठशालाएँ राष्ट्रीय प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती हैं। इसके बाद लॉर्ड कर्जन शिक्षा नीति 1904 आ जाता है। जो लॉर्ड कर्जन था यह 1899 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया इसे। ठीक, इसका मानना था कि भारतीय शिक्षा पर अधिक ध्यान तथा उच्च शिक्षा पर अधिक सरकारी नियंत्रण रखा जाए। और शिक्षा शिमला सम्मेलन 1901 में हुआ। इसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड कर्जन ने एक गुप्त सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें
कोई भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसमें जो है 150 प्रस्ताव भी पारित कर दिए थे। इसमें भारतीयों ने इसे अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र समझा था, ठीक। और इसके बाद आता है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1902 का जन्म जो है 7 फरवरी 1902 में इससे गठन किया था। इसमें भारतीय शिक्षा के दोषों की बात किया गया था। यह उच्च शिक्षा केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य की जा रही थी। अंग्रेजी को अधिक महत्व भारतीय भाषाओं की पीछा किया जा रहा था। तो शिक्षा में सुधार में जो इसमें जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में जो प्राथमिक शिक्षा में कहा गया था किंडरगार्टन प्रारंभिक प्रयोग 2 वर्ष का प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए, और इसके बाद मातृभाषा में शिक्षा की बात किया गया था। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक विषय का स्थान दिया जाए, उच्च शिक्षा के लिए धनराशि बढ़ाई जाए, बाह्य मूल्यांकन कम किया जाए, ठीक। और इसके बाद हमारे पास आता है भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के बाद हमारा आता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण आयोग। इसके अध्यक्ष थे जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसमें यह जो है उच्च शिक्षा जो है पूर्व माध्यमिक शिक्षा के लिए आया था। इसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियार आयोग के नाम से जाना जाता है। यह जो है 1952 ईस्वी में आया था, 23 सितंबर 1952 ईस्वी में आया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। इसमें जो स्कूली के पाठ्यक्रम व्यवस्था एवं तकनीकी शिक्षा पर बात किया गया था। प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना जो है मुदालियार आयोग ने किया था। अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग जो 1964-66 में है। इसके जो अध्यक्ष के रूप में यह 14 जुलाई 1964 को प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित हुआ। इसमें जो है 17 सदस्य थे, जिसमें 6 विदेशी थे, ठीक। 17 सदस्य थे जिसमें से 6 विदेशी थे। और कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। कोठारी जो है उस समय जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी अध्यक्ष थे। और शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था किया, मातृभाषा में शिक्षा, इन्होंने शिक्षण नीतियों पर सुधार किया और व्यवसायिक शिक्षा में भी सुधार किया, ठीक है। और इन्होंने शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम चलाया था, जैसे शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक एकता का सुदृढ़ करना, नैतिक आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, जिज्ञासा प्रवृत्ति जागृत करना, ठीक है। तो शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ये लिखना होगा जो मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट बताया है, ठीक। इसे याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। यह 24 जुलाई 1968 को आया था, जो पूर्ण रूप से कोठारी के प्रतिवेदन पर आधारित था, ठीक। 24 जुलाई 1968 ईस्वी में आया था, जो कि कोठारी के प्रतिवेदन पर आधारित था। इसमें जो है संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा पद्धति पर विकास पर जोर दिया गया और संपर्क भाषा हिंदी के रूप में चुना गया। और इसमें जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात किया गया। और इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता, सभी को समान अवसर मिले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बात किया गया। और त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया, जैसे एक जो है मातृभाषा है, एक टारगेट लैंग्वेज है जो बच्चों को सिखाना जरूरी है, एक अपने से कोई लैंग्वेज चुन सकता है, ठीक है। यही त्रिभाषा सूत्र है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में यह कहा गया था कि यह जो है जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, परंतु यह अभी तक हो नहीं पाया है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद इसमें सुधार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आया। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लेते हैं। इसमें इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के दोषों को दूर करना था। इसमें जो है 12 खंड और 147 बिंदु थे। शिक्षा प्रणाली जो है वह 10+2+3 पर आधारित यानी लागू हो गई थी सभी के लिए सामान्य शिक्षा, यानी कि वही अनुच्छेद 16 की बात कर रहा है। खुला विश्वविद्यालय प्रणाली जैसे इग्नू हो गया की बात किया गया। और इसी में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसी में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरुआत हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमें एक अलग टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। तो याद रखिएगा जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही लागू हुआ था। इसमें जो परीक्षा प्रणाली में सुधार किया गया था और नवोदय विद्यालय की स्थापना किया गया था। इस कुछ के पॉइंट याद रखिएगा, जिस एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी आसानी से बनाकर लिख देंगे। इसके बाद आता है हमारा राममूर्ति समिति 1990। यह जो है एनईपी 1986 की समीक्षा के लिए 7 मई 1990 में गठित हुआ था यह, और इसका रिपोर्ट जो है 26 दिसंबर 1990 को सौंपा गया था, ठीक। तो सरकार को दी। तो आगे बढ़ते हैं, सिर्फ उसका डेट याद रखिएगा, राममूर्ति समिति। इसके बाद आता है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में, ठीक। देखिए जो हमारा एनईपी था ना, हर 5 साल बाद समीक्षा की जाती थी इसका। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, इसमें 5 ऐड करेंगे तो यह लगभग में 1991 होगा। तो 1991, 92 यहाँ लिखा है, तो एक साल बढ़ा लीजिए। तो जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 आया था, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 या फिर किलवाना कार्यक्रम 1992 के नाम से भी जानते हैं, यह जो है 1986 या नीति 1986 में कहा गया था कि 5 वर्ष उपरांत विभिन्न संकल्पों की समीक्षा होगा। इसलिए जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई।
यह समग्र समग्र साक्षरता अभियान पर जोर दिया गया, यानी सभी को साक्षर करने पर जोर दिया गया। इसमें जो है देखिए एनईपी जो है, एनईपी 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मतलब संशोधित एनईपी में ऑपरेशन ब्लड का व्यापक हुआ। यह है इसमें जो है उच्च प्राथमिक शिक्षा तक विस्तार किया गया। इसमें 3 बड़े कमरे और 3 अध्यापक और शिक्षण सामग्री जैसी न्यूनतम सुविधाओं को बढ़ाया गया। जबकि जो एनईपी 1986 में है यह सिर्फ इसमें 2 अध्यापक और 2 कमरे जिसमें एक बरामदा हो, ठीक, की बात किया गया था। और शिक्षा में राष्ट्रीय आय का 6% अधिक होना तय किया गया। जो शिक्षा पर खर्च था वह है जीडीपी का 6% से अधिक खर्च होना जो है संशोधित एनईपी 1992 में कहा गया था। इसके बाद चलिए पढ़ लेते हैं हम यशपाल समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति 1992-93 आई थी। यह डेट याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा। यह 15 जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे शिक्षा बिना बोझ को नाम दिया गया, यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन। तो यशपाल समिति का नाम से आप याद रखिएगा, यह शिक्षा बिना बोझ के नाम के अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। शिक्षा बिना बोझ के नाम से भी प्रोफेसर यशपाल समिति को जानते हैं। इसमें क्या था कि इसमें कहा गया था कि सुझाव में दिया गया था कि अधिक पढ़ाई की जाती है परंतु बच्चे कम सीखते हैं और बस्ते का भार जो है 4 किलो कर दिया गया। इसमें कहा गया था कि जो कॉलेज की पुस्तकालय है वह जो पुस्तकालय है स्कूल की संपत्ति समझा जाए, इसलिए वहाँ पर अपनी किताब को घर आने ले जाने के लिए नहीं कहा गया था, वह स्कूल से ही प्राप्त कर लेंगे, जिससे बस्ते का भार कम हो जाएगा। और इन्होंने परीक्षा प्रणाली रखने की जो परीक्षा प्रणाली थी उस समय वह सिर्फ बच्चों की रटने की क्षमता पर आकलन कर पाती थी और गृह कार्य प्राथमिक में गृह कार्य न दिया जाए, ये प्रोफेसर यशपाल समिति ने कहा था। मतलब शिक्षक जो बच्चों के भार को कम कर दिया गया था, यह समिति 1992 प्रोफेसर यशपाल समिति में कहा गया था। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसमें जो है बच्चों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, यह एक दस्तावेज तैयार किया गया था, ठीक है। इसमें 5 अध्याय थे। इस अध्याय का नाम याद रखिएगा कि पहला है परिपेक्ष, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, चौथा है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, पाँचवा है व्यवस्थागत सुधार, ठीक। इनमें से कोई एक पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यायों के नाम लिखिए, कितने अध्याय थे। अब एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शन सिद्धांत क्या थे इसके देख लेते हैं। पहला था कि इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है हर एग्जाम में पूछ लेता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब जो 4 दीवारी ज्ञान है इससे हटकर बाहरी ज्ञान से जोड़ना एनसीएफ 2005 में कहा गया था। और पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया गया, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना एवं लचीला बनाना। और इसके बाद 5वां है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अवस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, ठीक है, अवस्थावान विद्यार्थी तैयार करना राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति। अब इसकी विशेषता में थी कि यह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात किया था, शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञान से ज्ञान की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर बात किया था। इसके पॉइंट पर याद रखिएगा, कक्षा में समावेशी वातावरण तैयार करना, यानी सभी के लिए समान शिक्षा प्रदान करना, एक समान रूप से बच्चों को भाषा समझने व अभिव्यक्ति की क्षमता जन्मजात होती है। ये एनसीएफ है 2005 में कहा गया था। त्रिभाषा फार्मूले को अप्लाई किया गया था। त्रिभाषा फार्मूले मैंने बताया था ऊपर, एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरा टारगेट लैंग्वेज जिसे सिखाना चाहते हैं, तीसरा है एक अन्य लैंग्वेज जो सीख सकते हैं, इसलिए त्रिभाषा फार्मूला का प्रयोग किया गया था। और प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग अलग होती है, मैंने व्यक्ति भिन्नता को भी एनसीएफ 2005 ध्यान में रखा था, ठीक। तो बस यहाँ पर मैंने एनसीएफ 2005 पढ़ा, जो है एनसीएफ टी 2009 पढ़ लेते हैं। सब फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। यह जो मार्च 2009 में प्रारंभ में किया गया इसमें जो है शिक्षक के उत्तरदायित्व को बढ़ा दिया गया। इसमें जो है पहले यह नहीं पता चल पाता था कि शिक्षा में त्रुटियों के लिए कौन जिम्मेदार है, वह जो है टीचर को ही इसमें जो है दोषी ठहराते थे। तो शिक्षक का इसमें यह कहा गया था कि शिक्षक का दायित्व सिर्फ शिक्षण करना ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी संतुष्ट करना है। और इसमें शिक्षण के सार्वभौमिकरण के लिए बात किया गया था, यानी देखिए एक हमारा पहला टॉपिक था शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है। तो एनसीईआरटी 2009 में बात किया गया था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण तात्पर्य है बच्चों को बिना धर्म, जाति, लिंग का ध्यान रखे हुए बिना भेदभाव को सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। और उस निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात किया गया था। शैक्षिक असमानता को दूर कर दिया गया, ठीक, दूर करने के लिए शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे शैक्षिक असमानता से तात्पर्य है कि एक राज्य में किसी का सिलेबस और है, दूसरी राज्य में अलग है, जिले में अलग है। इससे क्या होता था कि अगर कोई एग्जाम होता है तो मतलब गवर्नमेंट
सरकारी नौकरी में एग्जाम होता है, तो सभी राज्य के स्टूडेंट भरेंगे। जब सभी राज्य के स्टूडेंट भरेंगे और सबका सिलेबस अलग है, आज किसी को अच्छे से पढ़ाया गया है, किसी से नहीं पढ़ाया गया है, तो इससे जो अच्छे से पढ़ा है उससे सरकारी नौकरी मिलेगी। इसलिए शैक्षिक असमानता को दूर करने के लिए सभी को एक समान रूप से पाठ्यक्रम लागू हुआ, ठीक है। तो यही है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसका जिक्र हुआ था। यह प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 1987-88 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1987-88 में प्रारंभ किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यह जो है NEP 1986 में इसका जिक्र हुआ था और इसका उद्देश्य था कि पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम सुविधाओं को पूरा करना। इसका उद्देश्य याद रखिएगा, मैंने सिर्फ यही पॉइंट रखना है और सुविधा ग्रुप में इसमें जो 2 बड़े कमरे, 1 बरामदा, पेयजल की सुविधा और 2 अध्यापक, जिसमें से 1 महिला, पुस्तकें और TLM ETC की सुविधा था, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा, 2 अध्यापक जिसमें से 1 महिला और 2 बड़े कमरे जिसमें से 1 बरामदा जरूर होना चाहिए और पेयजल और बाकी शिक्षण सामग्री। अब इसके बाद हम देखिए जो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, यह है 1992 में सुधार किया गया। 1992-93 मैंने जो आपको बताया था संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में, वही इसमें बात किया गया था। यह उच्च प्राथमिक के लिए बढ़ाया गया। इसमें जो है 3 अध्यापक 3 कमरे हो गए। इसमें 2 कमरे 2 अध्यापक थे, इसमें 3 अध्यापक 3 कमरे, जिसमें से इसमें भी 1 है महिला अध्यापक अनिवार्य था। यह उच्च प्राथमिक विद्यालय तक विस्तार किया गया। यह ST क्षेत्रों में स्कूल भी खोला गया था अल्पसंख्यकों के लिए। इसकी विशेषता थी कि यह शिक्षण बाल केंद्रित और क्रियाकलापों पर आधारित थी। विद्यालय को आकर्षक बनाया गया। अब पढ़ लेते हैं सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम PMOST NCERT नई दिल्ली द्वारा 1986 में शुरू किया गया, ठीक है। PMOST जो है NCERT नई दिल्ली द्वारा 1986 में शुरू किया गया। बाद में इसे OBB का मतलब है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें नई शिक्षण जो PMOST था, इसमें नई प्रशिक्षण सामग्री संरचना की बात किया गया था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि NEP 1986 की सिफारिशों से परिचित कराना तथा शिक्षण सामग्री को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था। पहला है प्राथमिक शिक्षकों के लिए, दूसरा है माध्यमिक शिक्षकों के लिए। और शिक्षकों के निम्न सुझाव दिया गया था कि विद्यालय कक्षा को आकर्षक बनाना, छात्र केंद्रित शिक्षा तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर बल देना। शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था किया गया था, PMOST, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, ठीक है। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। यह NCERT नई दिल्ली द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। डेट याद रखिएगा 1986 में। इसमें डेट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ बनाकर लिख ही लेंगे। अब इसके बाद SOPT हमारे पास आ जाता है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य था कि देश भर में प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए यह 1993-94 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उपयोग करने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उपयोग करने की क्षमता विकसित करना, छात्र केंद्रित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, NCERT की राष्ट्रीय रिपोर्ट में वर्णित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षता पर बल देना, ठीक है। तो इसमें जो है SOPT में न्यूनतम अधिगम स्तर की पर बात किया गया था। तो न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है, इसे हम पढ़ लेते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को निश्चित स्तर पर निश्चित समय में कम से कम कितना सीखना है, इसी को ही न्यूनतम अधिगम स्तर बोलते हैं। यानी कि निश्चित समय में कक्षा स्तर फिक्स कर दिया जाता है, उसी टाइम में सिखाया जाता है। इसकी आवश्यकता शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हुआ, जिसके कारण निम्न है। पहला है कि अपव्यय एवं अवरोधन, छात्रों के स्तर में अंतर, गिरता हुआ स्तर। अपव्यय मतलब होता है कि बीच में स्कूल छोड़ना, अवरोधन मतलब होता है कि एक ही कक्षा में पढ़े रहना, और छात्रों का स्तर में अंतर वही शैक्षिक असमानता की बात हुआ था, जिसमें जिले, राज्य तथा देश में एक ही प्रकार की शिक्षा संरचना की बात हुई थी। और गिरता हुआ शिक्षा का स्तर, जैसे रटने में बल, कम शिक्षक इत्यादि शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है। अब इसके बाद हम BEP बेसिक शिक्षा परियोजना पढ़ लेते हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना जो है, यह विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करने के लिए यूपी सरकार ने 5 अक्टूबर 1993 में कार्यरत है। प्रारंभ में 10 जिलों में यह चलाई गई थी बेसिक शिक्षा परियोजना। इसका उद्देश्य था कि 2000 ईस्वी तक, ठीक है, 1993 यूपी सरकार ने लागू किया था। तो 2000 ईस्वी जब तक आता है तब तक 6 से 11 वर्ष के बच्चों का नामांकन कराना तथा नामांकित बच्चों को न्यूनतम अधिगम स्तर विकसित करना, और जहाँ 300 आबादी और 1.5 किलोमीटर दूरी है वहाँ विद्यालय खोलना। और बेसिक शिक्षा परियोजना में ही प्रत्येक जिले में 1 डायट की स्थापना होना शुरू हो गया। डायट की स्थापना जो है 1987 में स्थापित होना शुरू हुआ था। बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था किया गया। BRC NPRC को ब्लॉक व न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक केंद्र के रूप में संचालित किया गया।
और बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंग है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यह जो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था, यह विश्व बैंक द्वारा सभी को शिक्षा दिलाने के लिए 1994 में शुरू किया गया था। प्रथम चरण में देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में संचालित किया गया। द्वितीय चरण में 1997 में 22 जिलों में, तृतीय चरण में 2000 में 32 जिलों में संचालित किया गया। इसका उद्देश्य था कि ड्रॉप आउट बच्चों को 10% कम करना, ह्रास हुआ अवरोधन में कमी लाना, 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों को 100% विद्यालयी सुविधा देना। और जो हमारे पास DPEP की शुरुआत है, ये संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में हुई थी। DPEP, डी से डिस्ट्रिक्ट, पी से प्राइमरी, इस एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम, जिसे स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम या प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यह 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा तैयार करने के लिए NCERT द्वारा तैयार किया गया, जो बच्चे सीधे एक में प्रवेश लेते थे। इसमें कहा गया था, इसका उद्देश्य था कि शब्द भंडार विकसित करना, मौखिक अभिव्यक्ति करना, अक्षरों को आकार पहचाना, दूसरों का सम्मान करना, सहयोग की भावना विकसित करना, व्यक्तिगत और सामाजिक की तैयारी। जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम था, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो बच्चे सीधे एक में प्रवेश लेते थे उनके लिए विद्यालयों की कार्यक्रम चलाया गया था, और 6 वर्ष के बच्चों की आयु के लिए जो एक में प्रवेश लेगा वो लगभग 6 वर्ष का होगा। अब इसके बाद आता है संपूर्ण साक्षरता अभियान। ये देखिए 5 मई 1988 को स्थापना हुआ था, और जिसका उद्देश्य था कि 2007 तक साक्षरता को 75% न्यूनतम स्तर प्राप्त करना था। वर्ष 1995 तक 8 करोड़ प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितना? 8 करोड़ 1995 तक। और 26 जनवरी 1989 में केरल को संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा में हुई। ठीक है, केरल में जो है 26 जनवरी 1949 में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा हुई, परंतु ये आया था कब? ये 1989 में घोषणा हुई थी और आया था 1998 में। ठीक है, और स्वतंत्रता के समय जो भारत की साक्षरता दर थी, ये सिर्फ 14% थी। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान लागू होने के बाद यह 74% हो गई। ठीक, अब इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। यह अभियान लक्ष्यमुखी है। इसका एक लक्ष्य है कि हमारा 75% न्यूनतम स्तर प्राप्त करना, और लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर की गई। इसका प्रेरक वाक्य याद रखिएगा कि एक पढ़ाई एक संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य था। इसका जो है इसका प्रचार जो है समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि माध्यम से चारों तरफ फैलाया गया। अब संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद आता है सर्व शिक्षा अभियान। यह यूपी सरकार द्वारा 2001-2 में 16 जनपदों में संचालित किया गया। कितने जनपदों में? 16 जनपदों में। और वर्ष 2002-3 में सभी जनपदों राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, 2002-3 से। इसका उद्देश्य था कि सन 2003 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों स्कूल जाएं और 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। सन 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कर ले और ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या शून्य करना था सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद आता है हमारा प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना, जिसे NPEGEL बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म हम आगे बताएंगे, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल। इसकी संकल्पना जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2003 में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि 1 से 8 तक अपवंचित वर्ग की लड़कियों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा में लगे अंतराल को दूर करना था। इसके बाद आया है स्कूल चलो अभियान। यह 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए यूपी सरकार ने 2000 में शुरुआत की। वर्ष 2004 से यूपी के सभी जिलों में संचालित है। इसके बाद आता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। वर्ष 2004 में शिक्षा में वंचित बालिकाओं के लिए 750 आवासीय विद्यालय खोला गया था। यह ग्रामीण क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए खोला गया था, कस्तूरबा गांधी विद्यालय। कहीं कहीं प्राथमिक बालिका विद्यालय भी लिखा होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यह उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए बालिकाओं के लिए खोला गया था। आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला योजना ECC, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक, यह 2 अक्टूबर 1975 को गठित किया गया। शिशु संबंधी शिक्षा, जिसमें 2.5 वर्ष से लेकर 3 लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय बाल श्रम योजना, नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी। यह देखिए याद रखिएगा, यह 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 1902 में आई थी, में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम से पूर्ण रूप से उन्मूलन करना था। यह 22 जिलों में प्रारंभ की गई, जिसमें निम्न प्रयास किए गए। 5 से 9 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश तथा 9 से 4
वर्ष के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था। बच्चों के अनुरूप पोषण के साथ स्वास्थ्य का भी देखभाल करना, राष्ट्रीय बाल श्रम योजना। 2006 में सरकार ने बच्चों को दुकानों पर काम करने से रोका, कब रोका? 2006 में, और इसका उन्मूलन जो है 1992 में हुआ। ठीक, अब इसके बाद एमडीएम मिड डे मील योजना पढ़ लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जो है 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया। ठीक है, विद्यालय में मध्यावकाश में बच्चों को इसमें स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है, आप इसे भी खाए होंगे। उद्देश्य बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं हष्टपुष्ट रखना, बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ये कब प्रारंभ किया गया, इसका डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 में। अब इसके बाद आता है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना। यह केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित है। प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। इसमें प्रोत्साहन के अधीन छात्रवृत्ति जैसे मिड डे मील, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस फर्नीचर आदि सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए हम कुछ फुल फॉर्म में पढ़ लेते हैं जो कि इससे संबंधित है, जो मैंने प्राथमिक शिक्षा में गठित समितियों के बारे में पढ़ा वही है। देखिए कहीं अगर ओवे भी लिखा है तो इसका फुल फॉर्म है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर पी मोस्ट है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। एसओपीटी है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। डीपीईपी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। एनपीईजीईएल नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल। फिर एमडीएम का फुल फॉर्म है मिड डे मील। ईसीसी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों कंप्लीट हुआ आज का हमारा टारगेट, जिसमें मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको समझाया। इसमें कुछ के पॉइंट था, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जिसकी वजह से आप एग्जाम में अच्छे अंक लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।